इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझने से पहले हम समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है द पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू थिंक, टू क्रिएट न्यू आइडियाज़। कोई भी क्रिएशन हो उसकी शुरुआत जो है एक आइडिया से शुरू होती है। यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपके माइंड में आइडिया आएगा और उस आइडिया के बेसिस पे जो है फिर आप जो है कोई प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो। तो कोई भी क्रिएशन जो है उसकी शुरुआत आइडिया से शुरू होती है। जैसे कि ग्राम वेल ने जो है टेलीफोन को इन्वेंट किया तो सबसे पहले उनके दिमाग में आइडिया आया होगा, उस आइडिया के बेसिस पे उन्होंने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया। लाइट बल्ब, थॉमस एडिसन ने जो है लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। इसी तरीके से बहुत सारे बुक्स जो है राइटर्स लिखते हैं, अलग अलग राइटर्स ऑथर्स होते हैं जो कि बुक्स लिखते हैं, तो वो उनके क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, वो उनकी इंटेलेक्चुअलिटी होती है। जैसे कि चेतन भगत का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉवेल्स जो है वो बुक्स जो है उन्होंने लिखी है। पेंटिंग्स में मोनालिसा की पेंटिंग जो है फेमस है। सॉन्ग्स, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर को देखते होंगे कि जो अलग अलग अपने अपने उनकी क्रिएटिव आइडिया के बेसिस पे लोग जो है अलग अलग म्यूजिक जो है वो वहाँ पर क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं और सारे सॉन्ग्स अलग होते हैं, सभी सॉन्ग्स की लिरिक्स, सभी सॉन्ग्स की धुन जो है वो डिफरेंट होती है। यानी कि ये क्या है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं डिफरेंट पीपल्स की, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी है जिसकी बेसिस पे आपको नए नए सॉन्ग्स जो है वहाँ पर सुनने को मिलते हैं। सिंबल्स, नेम, इमेज, डिज़ाइन जो डिफरेंट कंपनीज यूज़ करती हैं, तो अलग अलग ब्रांडेड कंपनीज देखिए तो उनका नाम, उनका लोगो, उनका साइन, उनका कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ क्या होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन क्रिएटिविटी और ह्यूमन के स्किल्स का प्रोडक्ट है। क्लियर, यानी कि ह्यूमन के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उनके अंदर ये क्रिएटिविटी होती है, स्किल होता है जिसका यूज़ करके वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इन्वेंट करते हैं, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट पेंटिंग, सॉन्ग, सिंबल, ये सब सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये जो ह्यूमन बीइंग अपना दिमाग यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि ह्यूमन माइंड का यूज़ करके जो चीज़ें क्रिएट कर रहा है ह्यूमन, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। आपने कहीं पर कोई ज़मीन खरीदा या फिर कोई आपने फ्लैट परचेज किया या फिर आपने कोई गाड़ी परचेज की, तो उस गाड़ी के, उस ज़मीन, उस फ्लैट के ऑनर कौन हो जाते हैं, आप हो जाते हैं। अब वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर, क्योंकि आपने उसको परचेज कर लिया। तो इसी तरीके से जब आप कोई खुद का माइंड यूज़ करके खुद कुछ नया क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने कोई बुक लिख दी, कोई आपने सॉन्ग क्रिएट किया, कोई आपने सिंबल बना दिया या फिर कोई आपने इन्वेंशन कर दिया, तो वो अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जैसे अदर प्रॉपर्टी को जो है आप रेंट पे या फिर उसको किसी और को दे सकते हो या फिर उसको सेल कर सकते हो। जैसे आपने कोई फ्लैट परचेज किया तो आप चाहो तो उसको जो है किसी और को रेंट पे दे सकते हो। आपने कोई खेती की ज़मीन है तो आप उसको लीज पे दे सकते हो किसी को। आपके पास कार है तो आप उसको दूसरे को बेच सकते हो। तो उसी तरीके से इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी जो है आप किसी और को रेंट कर सकते हो, दे सकते हो, बेच सकते हो। जैसे कि आपने कोई बुक लिखी तो उस बुक का कोई कंटेंट अगर कोई और यूज़ करना चाहता है तो वो आपके पास आएगा, वो आपसे जो है आपको पैसे पे करेगा और आपसे राइट लेगा और वो जाके आपके बुक का कंटेंट यूज़ कर सकता है। आपने कोई म्यूज़िक क्रिएट किया, आपने कोई जो है इन्वेंशन किया है, तो उसको अगर यूज़ करना है तो वो आपसे जो है आएगा, परमिशन लेगा, आपको उसके बदले कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और फिर वो जो है आपकी उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। क्लियर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल, अपने माइंड का यूज़ करके जो भी चीज़ें क्रिएट की है, कोई इन्वेंशन किया है, कोई बुक लिखी, कोई सॉन्ग्स लिखा है, तो वो चीज़ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि फेमस बुक है जंगल बुक, तो जंगल बुक के राइटर कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। तो ये जो है जंगल बुक के ऑनर हैं और अगर किसी को भी जंगल बुक का कंटेंट यूज़ करना होगा तो सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग का वहाँ पर उनको परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन के अगर वो जंगल बुक के कंटेंट को यूज़ करते हैं कहीं पर भी तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसी तरीके से डिफरेंट ब्रांड के नेम देखते हैं, डिफरेंट ब्रांड के लोगो देखते हैं। जैसे एप्पल हो गया तो एप्पल का लोगो, एप्पल का नाम, तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से आप म्यूज़िक में देखिए तो IPL जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसका सिग्नेचर ट्यून जो है, सिग्नेचर म्यूजिक जो है वो भी क्या है, वो IPL का है। अगर वो कहीं पे भी बजता है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ये क्रिकेट से रिलेटेड ही IPL के मैच होने वाले हैं। तो ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। यानी कि इन्होंने खुद का अपना कुछ क्रिएटिविटी का यूज़ करके जो है उन्होंने खुद का लोगो, खुद का सिंबल, खुद की बुक या फिर खुद का म्यूजिक क्रिएट किया है। क्लियर, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है।
अब जैसे कि आपने कोई कार परचेज किया या फिर आपने कोई फ्लैट परचेज किया, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हो, कार का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फ्लैट की रजिस्ट्री करवाते हो ऑफिस में जाकर। तो वहाँ पर वो जो रजिस्ट्री होती है, फिर जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो प्रूफ होता है कि हाँ, अब आप उस कार के या फिर उस फ्लैट के मालिक हैं और आपने उसको पर्टिकुलर रुपए देकर किसी पर्सन से परचेज किया है। यानी कि आपके पास एक प्रूफ होता है कि आप इस कार के मालिक हैं और उस कार को अगर कोई और यूज़ करेगा तो आप उस पर जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर ज़मीन के फ्लैट के मालिक हो गए हैं, आपने रजिस्ट्री करवा ली है, आपके पास प्रूफ है, और अगर उस फ्लैट को उस ज़मीन को कोई और यूज़ करता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे राइट पाने के लिए, यानी कि ये आप ही का क्रिएटिव स्किल का यूज़ करके आपने कोई बुक लिखी, कोई म्यूज़िक लिखी है, ये आप ही का है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आपको जो है पेटेंट वाले डिपार्टमेंट में जाना होगा, जैसे ipindia.gov.in है या फिर copyright.gov.in है। तो यहाँ पर जाके आपको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक राइट मिल जाता है कि बिना अब आपसे पूछे आपकी बुक, आपका म्यूजिक, आपका सॉन्ग, आपका साइन सिंबल कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो उसी राइट को हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी कि आपने कोई बुक लिखी, आपने उसको रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो अब जो है उस बुक को आपके बगैर, आपसे बिना परमिशन लिए कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो इस राइट को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्लियर? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या हो गया? आर दी राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। यानी कि जब कोई पर्सन अपने माइंड का, अपने क्रिएटिव स्किल का यूज करके कोई क्रिएशन करता है, कोई चीज लिखता है, बुक, म्यूजिक, साइन, सिंबल बनाता है, इन्वेंशन करता है, तो उसके लिए जो उसको राइट दिया जाता है उसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। और ये जो राइट होता है ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। दे यूजली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज और हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो आपको यहाँ पर ये राइट्स दिए जाते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे कि पैटेंट की बात करें, ए पैटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज्ड। यानी कि आपने कोई इन्वेंशन किया और आप उसके लिए पैटेंट लेने जाते हो, तो जब आपको पैटेंट मिलेगा तो उस डेट से 20 साल तक वो सिर्फ आपके पास रहेगा, यानी कि उस पर आपका राइट रहेगा, उसको कोई और बिना आपके परमिशन के यूज नहीं कर सकता है। और जैसे ही 20 साल कंप्लीट होंगे फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, कोई भी उसको जो है यूज कर सकता है। क्लियर? इसी तरीके से द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अ डिजाइन इज वैलिड फॉर अ 10 ईयर्स विच कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 5 ईयर्स आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ दिस टर्म। यानी कि अगर आपने कोई डिजाइन, यूनिक डिजाइन क्रिएट की है, आपने कोई यूनिक डिजाइन क्रिएट किया है, तो उसके लिए भी जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जहां पर आपको 10 साल का राइट मिलेगा, यानी 10 साल तक उस डिजाइन के मालिक आप होंगे। उसके बाद आप चाहे तो 5 साल के लिए एक्स्ट्रा रिन्यू करवा सकते हैं। तो आईपी आर प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। तो आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको उसके ऊपर राइट्स लेना है, तो उसके लिए आपको जो है कॉपीराइट, पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी कंसर्न्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है अथॉरिटी क्रिएट की गई है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वहां पर जाकर आपको जो है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद ही जो है आपको पर्टिकुलर राइट्स दिए जाते हैं। IPR enables the creator or owner to earn recognition और financial benefit by using their creation or invention। तो IPR के जरिए क्या होता है कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया है, तो अब जो है आपने जो भी चीज़ क्रिएट की है, कोई भी चीज़ इन्वेंट की है, तो आपको उसके लिए रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि आपका नाम भी होगा, प्लस आपको उसके जरिए फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा। नहीं तो आपने कोई म्यूजिक बनाया, आपने कोई जो है मूवी बनाई और उस मूवी का क्रिएशन कोई और ले लेगा, कोई और उसका जो है फाइनेंशियल बेनिफिट उठा लेगा। लेकिन जब आप IPR कर लेते हो तो उस मूवी का जो राइट होता है वो आपके पास होता है, और उस मूवी को दिखाकर जो भी पैसे मिलेंगे वो उस पर आपका अधिकार होता है। तो रिकॉग्निशन भी मिलेगी कि हाँ ये मूवी आपने बनाई है, और प्लस उसको देखकर जो भी पैसा अर्न होगा उस पैसे पे भी आपका अधिकार होगा। तो डिफरेंट लॉज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट लॉज हैं। जैसे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 है जो कि 1 जनवरी 2005 से इफेक्टिव हुआ है, कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 है। तो ये जो डिफरेंट लॉज हैं ये इंडिया में हैं, और ये जो है लॉज बनाए गए हैं जिससे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रेगुलेट किया जा सके, और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उस केस में उसको क्या पनिशमेंट होगी वो भी वहाँ पर जो है इसमें डिसाइड किया जा सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट वेबसाइट हैं, ipindia.gov.in एंड
.gov.in ये 2 वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप जो है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ipindia.gov.in पर आपको डिज़ाइन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इनके लिए जो है आप वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं पे कॉपीराइट के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ IPR इंपॉर्टेंट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस पहली बार जब रिकॉग्नाइज की गई थी वो पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में हुआ था, और वहीं पर बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886 में हुआ था। यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो इंपॉर्टेंस है उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया, और ये दोनों ही जो ट्रीटीज़ हैं, इन ट्रीटीज़ को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जो है वो एडमिनिस्टर करती है। तो पेरिस में कन्वेंशन हुआ जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को लेकर इंपॉर्टेंस नीड रिक्वायर हुई, वहीं पर बर्न में कन्वेंशन हुआ जहाँ पर लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के प्रोटेक्शन के रिक्वायरमेंट को वहाँ पर महसूस किया गया। उसके बाद फिर जो है अलग अलग कंट्री अपने यहाँ पर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट को लेकर लॉज बनाए, और उन्होंने जो है वहाँ पर अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। तो IPR इंपॉर्टेंट है क्यों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि 2 इंपॉर्टेंट तो आपने पहले देख लिया कि एक तो रिकॉग्निशन मिलती है, दूसरा फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। तो इट हेल्प्स ऑथर, क्रिएटर, डेवलपर एंड ऑनर्स टू गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क। यानी कि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो मिल जाता है उनको, तो इससे क्या होता है कि जो ऑथर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलती है ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। तो अब जो है सब लोग जानते हैं कि ग्राहम बेल है, अगर टेलीफोन का नाम आता है तो ग्राहम बेल का नाम आता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो एडिसन का नाम आता है। क्लियर? तो रिकॉग्निशन मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, फिर बेनिफिट कह लीजिए, इट इंसेंटिवाइज यानी कि प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट टू इन्वेंटर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स एटसेट्रा फॉर देयर वर्क। यानी कि आपने कोई बुक लिखी और वो बुक सेल होगी तो उससे जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा। तो बुक लिखी आपने और आप ही को फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जरूरी होता है। यानी तो नहीं तो आपने बुक लिखी, उसको कॉपी करके कोई और पब्लिश करके वो पैसा कमा रहा होगा, तो इससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट आपके काम के लिए आप ही को मिले, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जरूरी होता है। इट इनकरेज क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस सच एज कैंसर क्योर मेडिसिन। तो जो है IPR आपको मोटिवेट करता है, IPR लोगों को मोटिवेट करता है कि वो नए नए चीज़ें क्रिएट करें, नए नए इन्वेंशंस करें, जिससे कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा और उनका रिकॉग्निशन भी मिलेगा, उनको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। क्लियर? तो IPR वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट करता है। IPR facilitates the transfer of technology in the form of foreign direct investment, joint venture and licensing। यानी कि अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो आप अपने उस क्रिएटिव आइडियाज़ को या फिर उस इन्वेंशन को आसानी से किसी दूसरे कंट्री में या फिर किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस एज अ लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे KFC, तो KFC के लिए डिफरेंट जगह पर फ्रेंचाइजी प्रोवाइड की जाती है। तो KFC है कहीं और का, लेकिन आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड वो जो है KFC की फ्रेंचाइजी ओपन है। तो ज्वाइंट वेंचर, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी करने के लिए, किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए IPR की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। यानी कि अगर आपके पास IPR है तो आसानी से आप कहीं और भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे बुक आपने लिखी, बुक का IPR आपके पास है, तो उस बुक पे कोई दूसरा बंदा मूवी बनाना चाहता है तो पहले उसको आपसे परमिशन लेना पड़ेगा और कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देने होंगे, उसके बाद फिर जो है आपके बुक पर वो मूवी बना सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मूवीज़ आप देखते होंगे कि जो कि लिखा होता है कि बेस्ड ऑन दी बुक। तो इस तरीके से IPR जो है डिफरेंट तरीके से वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया में हम बात करें तो कौन कौन से IPR प्रोवाइडेड हैं? द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया: कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, डिज़ाइन, प्लांट वेराइटी एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन। तो ये जो है इतने टाइप के, यानी कि आपके पास 7 टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडिया में। इन पे जो है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, इनके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इंडिया में। क्लियर? इनसे रिलेटेड अगर आपने कोई भी चीज़ क्रिएट की है, इन्वेंट की है, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल जाएगा। सपोज कि आपने कोई बुक लिखी है या फिर आपने कोई म्यूजिक क्रिएट किया है या फिर आपने जो है कोई मूवी बनाई है या फिर आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आपका जो ओरिजिनल वर्क है उस ओरिजिनल वर्क को कोई और कॉपी ना कर ले या फिर आपके ओरिजिनल वर्क का कोई दूसरा जो है उसका यूज़ करके कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ना अर्न करे। यानी कि आपने क्रिएट किया है तो आप ही को उसका फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, आप ही के पास
उसका राइट रहे। तो इस चीज़ के लिए कॉपीराइट एक्ट जो है वो डेवलप किया गया था। कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था। तो ये जो कॉपीराइट एक्ट है ये जो है आपको राइट प्रोवाइड करता है कि आपने जो भी बुक, फोटोग्राफ, ऑडियो, रिकॉर्डिंग, वीडियो, स्कल्पचर जो भी आपने क्रिएट किया है उसका राइट आपके पास रहेगा और उसको आपके अलावा कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। और अगर किसी और को उसको कॉपी करना होगा, उसको यूज़ करना होगा, तो वो पहले आपसे परमिशन लेगा और उसके बदले आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी वो देगा। तो कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया? कॉपीराइट इज द राइट टू नॉट कॉपी। कॉपीराइट इज द राइट टू नॉट कॉपी, यानी कि आपने कोई बुक लिखी अब और आपने उसकी कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको कॉपीराइट हो गया, यानी कि अब आपके अलावा उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। ग्रांट्स लीगल राइट टू क्रिएटर फॉर देयर ओरिजिनल वर्क, यानी कि जो क्रिएटर होते हैं जो वीडियो या फिर मूवी या फिर फोटोग्राफ, ऑडियो, बुक या फिर पोएम या फिर स्टोरी उन्होंने लिखी है तो उसके लिए उनको जो है लीगल राइट प्रोवाइड करता है। तो कॉपीराइट कहने का मतलब कि आपकी चीज को, आपके ओरिजिनल वर्क को कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, उसको कॉपी करने का राइट आपके पास है। अगर किसी और को कॉपी करना है, उसको यूज करना है तो वो पहले आपसे परमिशन लेगा। तो द राइट इंक्लूड राइट टू कॉपी रिप्रोड्यूस अ वर्क, यानी कि अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है किसी भी चीज का, किसी भी राइटिंग, बुक या फिर फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो का, तो उसको कॉपी करने का या फिर उसको रिप्रोड्यूस करने का राइट आपके पास होगा जिसने कॉपीराइट ले रखा है, जिसका वो ओरिजिनल वर्क है। राइट टू क्रिएट डेरिवेटिव वर्क बेस्ड अपॉन इट, यानी कि उस जो भी आपने क्रिएट किया है, ओरिजिनल वर्क किया है, उससे रिलेटेड कुछ और भी अगर आपको क्रिएट करना है तो आप जो है उसका राइट भी आपके पास होगा। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, आपने कोई बुक लिखी तो उस बुक के और ढेर सारी कॉपीज जो है आप पब्लिक में बेच सकते हो, उसका राइट आप ही के पास होगा। एंड राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क, यानी कि जो भी आपने बुक, फोटो, वीडियो जो भी चीज की है उसको पब्लिकली परफॉर्म करने के लिए, उसको पब्लिकली डिस्प्ले करने का राइट भी कॉपीराइट ऑनर के पास होगा। तो कॉपीराइट कहने का मतलब यहां पर जो भी आपका क्रिएटिव वर्क है उसके ऊपर आपका राइट होगा, यानी कि जो क्रिएटर है उसका राइट होगा, उसके अलावा कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता है जब तक कि उसको वो परमिशन ना दिया गया हो। तो इट प्रिवेंट अदर फ्रॉम कॉपिंग, यूजिंग और सेलिंग द वर्क, यानी कि आपने कोई नई चीज क्रिएट की है, कोई ओरिजिनल वर्क आपने किया है तो उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, कोई उसको यूज नहीं कर सकता, ना ही कोई उसको सेल कर सकता है अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है तो। क्लियर? जैसे कि राइटर रुडयार्ड किपलिंग होल्ड जिन्होंने नोवेल लिखी है द जंगल बुक, जिसमें कि मोगली की स्टोरी वहां पे बताई गई है, तो ये कॉपीराइट है किसके पास? रुडयार्ड किपलिंग के पास। उनके पास इस चीज की कॉपीराइट है, जंगल बुक की कॉपीराइट है। अब उस जंगल बुक को अगर कोई कॉपी करेगा, कोई उसको यूज करेगा, कोई उसको सेल करेगा, तो ये जो रुडयार्ड किपलिंग है ये जो है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट? कॉपीराइट के अंदर क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क और ड्रामेटिक वर्क, ये तीन ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसके लिए आप कॉपीराइट ले सकते हैं। लिटरेरी वर्क में पैम्पलेट हो गया, ब्रोचर्स हो गए, नोवेल्स हो गए, बुक्स हो गए, पोएम्स हो गए, सॉन्ग लिरिक्स हो गए, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, तो ये लिटरेरी वर्क में आते हैं और इनको जो है आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। आपने कोई नया ब्रोचर क्रिएट किया है, आपने कोई नया नॉवेल लिखा है, कोई बुक लिखी है, कोई पोएम लिखी है, कोई आपने गाने के बोल लिखे हैं, तो उसका कॉपीराइट आप ले सकते हैं, वो लिटरेरी वर्क में आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कि ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर, कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग, कोई टेक्निकल ड्राइंग, कोई मैप, कोई लोगो आपने क्रिएट किया है, वो ओरिजिनल है, तो उसका कॉपीराइट आप ले सकते हैं। आपके बगैर, आपसे बिना परमिशन लिए कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करता है तो फिर आप जो है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, उससे फाइन चार्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क में जैसे कोई डांस हो गया या फिर कोई मीम हो गया, कोई स्क्रीन प्ले, म्यूजिकल वर्क हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हो गया, तो इसके लिए भी जो है आप कॉपीराइट ले सकते हैं। और कॉपीराइट लेने के बाद आपका जो है उस पर राइट होता है, आप ही उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आप ही उसको रीयूज कर सकते हो, आप ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसको आपके अलावा कोई भी रिप्रोड्यूस या फिर यूज या फिर सेल नहीं कर सकता है जब तक कि आपसे उसने परमिशन ना ली हो, यानी कि ऑनर जो क्रिएटर होता है उससे परमिशन ना ली हो। तो कॉपीराइट से रिलेटेड जो एक्ट था वो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, जो कि जनवरी 1958 से इफेक्ट हुआ था, जनवरी 1958 से एप्लीकेबल हुआ था कॉपीराइट एक्ट 1957। उसके बाद इसको कई बार अमेंडमेंट किया गया, 5 बार अमेंडमेंट्स किए गए, 1983 में, 1984 में, 1992
1992 में, 1994, 1999 एंड 2012। तो अभी जो करंट लेटेस्ट चल रहा है दैट इज कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012। तो कॉपीराइट के लिए आपको copyright.gov.in इस वेबसाइट पे जाना होता है और यहाँ पर जो है आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप यहाँ पर कॉपीराइट ले सकते हैं। तो कॉपीराइट चाहे आपने लिटरेरी वर्क किया हो, आर्टिस्टिक वर्क किया हो या फिर ड्रामेटिक वर्क आपने परफॉर्म किया है, यानी कि बुक लिखी है, पोएम लिखा है, सॉन्ग लिरिक्स लिखा है, कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग, कोई म्यूजिकल वर्क या कोई साउंड रिकॉर्डिंग या फिर डांस आपने क्रिएट किया है, तो उसके ऊपर आप कॉपीराइट ले सकते हैं और उस पर आपका ही राइट होगा। उसको आप जो है यूज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है जब तक कि वो आपसे परमिशन नहीं लेता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब प्रोडक्ट्स को बना लेती है, फिर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज सर्विस को डिज़ाइन कर लेती है, तो उसके बाद उस सर्विस को पहचानने के लिए, उस प्रोडक्ट को पहचानने के लिए कोई नाम, कोई साइन, कोई सिंबल का यूज़ करती है, तो जिसको हम ब्रांड कहते हैं, या फिर साइन, सिंबल, इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको हम ब्रांड कहते हैं। और जब यही ब्रांड जिसके थ्रू हम किसी प्रोडक्ट को पहचानते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को पहचानते हैं, किसी सर्विस को पहचानते हैं, वो चीज़ जब रजिस्टर्ड हो जाती है ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के तहत, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड मार्क कहते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या हो गया? वंस ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क इज रजिस्टर्ड एंड लीगलाइज्ड इट बिकम्स ट्रेडमार्क। और ये कहां पे रजिस्टर्ड होता है? ए ब्रांड व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 ट्रीटेड एज अ ट्रेडमार्क। होता क्या है कि आप सपोज करें कि आपने कोई डिजाइन चूज किया, आपने कोई जो है मार्क या फिर कोई सिंबल बनाया और आपका जो है फेमस हो गया। अब उसी को लोग क्या करते हैं, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉपी करने लग जाते हैं। आप देखते भी होंगे बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के, सैमसंग के ईयरफोन देख लीजिए, ईयरफोन का डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में आता है, आपको लगेगा कि एग्जैक्टली सैमसंग है, लेकिन वो एग्जैक्टली सैमसंग होता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसको? कंपनीज को, कि उनका मार्क, उनका लोगो, उनका नाम, उनका सिंबल कोई दूसरा ना यूज कर सके, वो यूनिक रहे। तो इसके लिए क्या होता है? ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के तहत ये सुविधा दी गई कि आप अपने मार्क को, अपने नाम को रजिस्टर कर लेंगे, तो उसका अगर कोई दूसरा जो है गलत यूज करता है, बिना आपकी परमिशन के यूज करता है, तो आप जो है उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या हो गया? ट्रेडमार्क इज ए ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। तो ये क्या है? ब्रांड का ही पार्ट होता है, फिर ब्रांड ही होता है जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिला होता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के तहत वो रजिस्टर्ड होता है। तो ब्रांड, ट्रेडमार्क कुछ अलग नहीं है। देखिए, ट्रेड और मार्क, ट्रेड मतलब कि क्या? बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि ऐसा मार्क, ऐसा साइन, ऐसा सिंबल या ऐसा नाम जिसका यूज आप जो है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो वही चीज ट्रेडमार्क हो गई, बस वो रजिस्टर्ड होती है। यानी कहां पे रजिस्टर होती है? ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 में रजिस्टर्ड होती है। तो जो भी ट्रेडमार्क होते होंगे ना, आप देखते होंगे उनके सामने क्या होता है? आर या फिर टीएम लिखा होता है। जैसे आप देख रहे होंगे पिक्चर में, तो मैकडॉनल्ड्स में है क्या? मैकडॉनल्ड्स में आर लिखा होता है, आर यानी कि रजिस्टर्ड, टीएम ट्रेडमार्क। तो ये ट्रेडमार्क हो गया या फिर रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क कहलाता है। तो ये क्या होता है? प्रोटेक्ट सेलर्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज ब्रांड नेम और मार्क। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप उस मार्क को, उस नाम को, उस सिंबल को आप ही यूज कर सकते हो, कोई दूसरा और यूज नहीं कर सकता। अगर बिना आपके परमिशन के यूज करता है तो वो इलीगल होगा और उसके अगेंस्ट आप जो है एक्शन ले सकते हैं। तो ऑल ब्रांड नेम और मार्क्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रेडमार्क, यानी कि सभी ब्रांड नेम या फिर जो ब्रांड मार्क होते हैं उनको हम ट्रेडमार्क नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी रजिस्टर्ड हों। तो जो रजिस्टर्ड होंगे उस ट्रेडमार्क के एक्ट के अकॉर्डिंग वही ट्रेडमार्क कहलाएंगे, और जो है ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर नहीं होंगे उनको आप ट्रेडमार्क नहीं कहेंगे। तो ट्रेडमार्क क्या हो गया? ए ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम और सिंबल और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, नेम, सिंबल दैट लेट्स अस आइडेंटिफाई द गुड्स मेड बाय एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडमार्क यानी कि वो मार्क, वो चिन्ह जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई कंपनी जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो उससे उसको पहचाना जा सकता है। क्लियर? तो ये ट्रेडमार्क जो है वो वर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसका यूज करके हम किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहचान सकते हैं। क्लियर? ए ट्रेडमार्क हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। एक ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल बना रही है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी मोबाइल बना रहा है, तो अब दोनों मोबाइल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्रेडमार्क का यूज वहां पर किया जा सकता है। क्लियर? जैसे कि ओप्पो का लोगो अलग है, वीवो का लोगो अलग है, एप्पल का लोगो अलग है। तो ये ट्रेडमार्क है जिनका यूज करके हम सिमिलर प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है एज पर ट्रेडमार्क एक्ट 1999।
ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क हेल्प्स एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिव राइट ओवर द मार्क, यानी कि जो लोग ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उससे उस मार्क पर उनका जो है एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है, उस मार्क को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। तो ट्रेडमार्क जो है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क का मतलब क्या हो गया कि जो कि जनरली होता चला आया है, जिन जिन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन पहले ही होता रहा है वो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क हो गया। और नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क यानी कि अब जो है नई नई चीज़ों का भी ट्रेडमार्क किया जा रहा है। तो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क जैसे कि वर्ड, कलर कॉम्बिनेशन, लेबल, लोगो, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स, इन सब का जो है अभी तक हम जो है ट्रेडमार्क करते थे, लेकिन अब नॉन कन्वेंशनल चीज़ों का भी ट्रेडमार्क होने लगा है, जैसे कि साउंड मार्क, जैसे कि आईपीएल का जो म्यूजिक है, डायनेमिक मार्क, या फिर आप देखते होंगे इसके अलावा कुछ स्मेल्स होती हैं, खास स्मेल या फिर कोई खास टेस्ट होता है, उसका भी जो है अब ट्रेडमार्क होने लग गया है। तो ट्रेडमार्क जो है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल यानी कि जो पहले से ही जिसका ट्रेडमार्क होते चला रहा है वो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क, और वहीं पर नॉन कन्वेंशनल जहां पर अब नई नई चीज़ों का भी जो है ट्रेडमार्क लिया जा रहा है। हालांकि अभी ये सभी जगह नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज में अब जो है साउंड मार्क या फिर स्मेल या फिर टेस्ट का भी जो है वहाँ पर ट्रेडमार्क लिया जा रहा है। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की तरह ही पेटेंट भी जो है राइट प्रोवाइड करता है इन्वेंशंस के लिए, यूजली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन, यानी कि आपने कोई नई चीज़ डेवलप की है, कोई नया आइटम क्रिएट किया है, बनाया है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर राइट दिया जाता है एज पर पेटेंट एक्ट। क्लियर? तो इट प्रोटेक्ट्स द साइंटिफिक इन्वेंशन, जैसे कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया या फिर कोई प्रोसेस आपने क्रिएट किया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर राइट प्रोवाइड करने के लिए पेटेंट का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव राइट टू exclude all other and prevent them for making, using, offering for sale, selling और importing the invention, यानी कि आपने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, तो अगर आप उसका पेटेंट ले लेते हो तो इससे क्या होगा कि जो बाकी लोग हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी कि बाकी लोग वो जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ना ही उसको यूज़ कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं, ना ही उसको सेल करने के लिए ऑफर कर सकते हैं, और ना ही उसको जो है इंपोर्ट करेंगे। क्लियर? तो ये पेटेंट होता है। तो पेटेंट खासकर आपने कुछ नया चीज़ बनाया है, कोई नया प्रोसेस डेवलप किया है, तो उसके लिए यहाँ पर मिलता है। जैसे कि न्यूटन ने देखा कि जो सेब है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है और उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, तो ये पेटेंट नहीं है, इसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिस्कवरी है। यहाँ पर पेटेंट किसके लिए मिलता है? इन्वेंशन के लिए। जैसे कि जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया, उन्होंने टेलीफोन बनाया, तो इसके लिए उनको जो है पेटेंट वहाँ पर दिया गया। क्लियर? तो डिस्कवरी के लिए जो है पेटेंट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अगर आपने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है, नया प्रोसेस डेवलप किया है, तो उसके लिए आपको पेटेंट मिलेगा। पेटेंट मिलने पर आपके अलावा उस प्रोडक्ट को कोई और नहीं बना सकता है, ना ही कोई उसको यूज़ कर सकता है, ना ही उसको कोई सेल करेगा। तो कोई भी इन्वेंशन को पेटेंट कब किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ है कि इट मस्ट बी न्यू, यानी कि वो इन्वेंशन होना चाहिए, वो नया होना चाहिए। इट शुड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करंट नॉलेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में ऑलरेडी वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, ऐसा बनाया है जो कि वर्ल्ड में पहली बार बना है, तो उसके लिए आपको जो है वहाँ पर पेटेंट मिल जाता है। इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन द रेलेवेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस को डेवलप किया गया है, इन्वेंट किया गया है, वो इतना आसान नहीं होना चाहिए, इतना नॉन ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि उसको कोई भी बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टफ होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि वो सिर्फ आप ही बना सकते हो, कोई और जल्दी उसको आसानी से नहीं बना सकता है। ठीक है? इजी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि उस प्रोडक्ट का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सके, यानी कि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो इन्वेंशन होना चाहिए। किसी भी इन्वेंशन में अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है, यानी कि वो नया है, वो नॉन ऑब्वियस है, आसान नहीं होता उसको बनाना, और वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसका, तो वो उसको पेटेंट वहाँ पर गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर देती है। अब बात कर लें कि क्या चीज़ पेटेंट नहीं करा सकते हैं, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, किसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉरिकल्चर, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रेडिशनल नॉलेज, इंक्रीमेंटल इन्वेंशन विदाउट इंक्रीज इन एफिकेसी, एंड इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी आर सम ऑफ द इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970। यानी कि पेटेंट एक्ट 1970 के तहत सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में बताया गया है कि कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पेटेंट नहीं दिया जा सकता। अब सपोज कि आप मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के लिए पेटेंट लेने चले गए, तो वहाँ पर आपको जो है 20 साल तक अगर पेटेंट दे दिया गया तो उस मेथड को कोई और यूज
ही नहीं कर पाएगा। तो भाई अगर आपने वो मेथड डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, तो वो मेथड जो है सभी के लिए होना चाहिए, जिससे कि सब लोग उसको यूज करके ज़्यादा क्रॉप जो है वहाँ पर ग्रो करें। तो ऐसी चीज़ों के लिए, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए, खासकर ऐसा चीज़ जो कि सोशल वेलफेयर के लिए है, या फिर उससे जो है सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस पर जल्दी से आसानी से आपको पेटेंट नहीं मिलता है। नॉर्मली जब कोई पेटेंट ले लेता है तो उसको जो है 20 ईयर्स के लिए राइट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। ए पेटेंट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। किसी भी इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट मिल गया तो 20 साल तक आपका उस पर जो है राइट रहेगा। इन्वेंटर ही उसको जो है क्रिएट करेगा, उसको जो है डेवलप करेगा, उसको यूज़ करेगा। कोई और जो है उसको ना ही सेल कर सकता है, ना ही बना सकता है। क्लियर? तो पेटेंट के लिए जो है आपको ipindia.gov.in की वेबसाइट पर ही जाना होता है, और यहाँ पर जो है आप जाकर आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रेडमार्क के लिए भी जो है आपको इसी वेबसाइट पर जाना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ट्रेडमार्क है और जो पेटेंट है, ये दोनों क्या हैं? ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हैं, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। वहीं पर जो कॉपीराइट है वो किससे रिलेटेड है? वो आपने कोई बुक लिखी, आर्टिस्टिक वर्क किया है, ड्रामेटिक वर्क किया है, या फिर लिटरेरी वर्क परफॉर्म किया है, तो वहाँ पर आपको कॉपीराइट जो है वहाँ पर मिलता है। बाकी जो ट्रेडमार्क है और पेटेंट है, डिज़ाइन है, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। तो होप आपको क्लियर होगा कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट क्या होता है। वैलिडिटी ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 2012 में, जिसको हम द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 कहते हैं। तो चैप्टर 5 के सेक्शन 22 से 29 में वैलिडिटी ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया के बारे में बताया गया है। तो जनरली जो कॉपीराइट है वो 60 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, यानी कि कोई पर्सन जो है कोई बुक लिखता है तो उस 60 ईयर्स तक जो है वो वैलिड होगा। लेकिन इन द केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, यानी कि बुक, नॉवेल, पोएम, इस तरीके से कोई लिटरेचर का वर्क है, या फिर ड्रामेटिक वर्क है, जैसे कोई प्लेस, कोई कोरियोग्राफी जो है वो कर रहा है, या फिर कोई म्यूजिकल वर्क है, या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क है जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, तो इन केस में वो जो 60 ईयर है वो काउंट होगा ऑथर की डेथ के बाद, यानी कि जो ऑथर है उसकी डेथ के बाद 60 ईयर्स तक जो है वो कॉपीराइट होगा उस ऑथर के नाम पे। क्लियर? तो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, तो इस केस में जब ऑथर की डेथ हो जाएगी उसके 60 साल तक जो है कॉपीराइट उस ऑथर के नाम पे रहेगा। वहीं पे इन द केस ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, यानी कि जो मूवीज देखते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स, पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन, यानी कि ऑथर के डेथ के बाद जो है उसका काम जो है पब्लिश हो रहा है, उसका वर्क पब्लिश हो रहा है, या फिर एनोनिमस और सिडोनिमस पब्लिकेशन, यानी कि जो कुछ ऐसे पब्लिकेशन होते हैं जहां पर ऑथर अपना नाम नहीं बताते, या फिर सिडोनिमस पब्लिकेशन, यानी कि वो कोई अपना नकली नाम रख के जो है वहां पर लोगों के बीच में अपनी पब्लिकेशन को पब्लिश करते हैं। तो उस केस में, और कोई गवर्नमेंट का वर्क है या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, तो उस केस में, तो इन केस में जिस ईयर पब्लिकेशन हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर से, यानी नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग से 60 ईयर काउंट होगा। द 60 ईयर पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। तो सिनेमेटोग्राफ फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, पोस्टह्यूमस पब्लिकेशन, एनोनिमस एंड सिडोनिमस पब्लिकेशन, वर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी केसेस में जिस ईयर पब्लिकेशन हुआ है उसके अगले साल शुरुआत से ही 60 ईयर काउंट होगा। और वहीं पर अगर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, तो ऑथर का डेथ जिस ईयर हुआ है उसके अगले ईयर के बिगिनिंग से ही 60 ईयर काउंट किया जाएगा। तो कुछ केस में ऑथर के डेथ के बाद से 60 ईयर काउंट होता है, और कुछ केस में पब्लिकेशन के नेक्स्ट ईयर से 60 ईयर काउंट किया जाता है। तो ये वैलिडिटी या फिर टर्म ऑफ कॉपीराइट है इन इंडिया एज पर द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 चैप्टर 5 सेक्शन 22 to 29। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।